आप सभी का आर एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो की तरह मैंने फिर आज आप लोगों के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पिछले प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन हम आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया था। उस क्वेश्चन को फिर लेके आए हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सी राजगोपालाचारी। ये सी राजगोपालाचारी जी हैं, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ये हमारे स्वतंत्र भारत के द्वितीय एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनके बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। यह वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक थे। इन्होंने 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है। इन्हें 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको हम लोग भारत रत्न के नाम से जानते हैं, वो सम्मान से इनको क्या किया गया है, नवाजा गया है। भारत रत्न यानी इनको 1954 में दिया गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर अंडा जो है तैरने लगता है। ठीक है, क्योंकि पानी में नमक मिलाने से पानी का घनत्व में वृद्धि हो जाती है। आपको बता देते हैं कि नमक का रासायनिक नाम है NaCl। ठीक है ना, NaCl नमक का रासायनिक नाम है। यही पानी में डालने पर पानी का घनत्व जो है क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। इसके कारण अंडा जो है हमारा तैरने लगता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर आपको चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैगन की आनुवांशिकी प्रजाति जो बीटी ब्राजील के नाम से जानी जाती है, विकसित की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मैं बता देता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो इसे कीट रोधी बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। आइए थोड़ा सा आपको बता देते हैं क्यों। क्योंकि बैगन के जो आनुवांशिक प्रजाति होते हैं एकमात्र इसका उद्देश्य है कीट रोधी बनाना। बीटी बैगन के जीनोम में विविध जीवाणु बैसिलस से एक क्रिस्टल प्रोटीन जीन क्राई एक एसिड डालने से बनाया गया बैगन है तथा यह बैगन कीट प्रतिरोधी होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको ऐसा किया गया ताकि कीड़ा न लगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है, तो बता देते हैं आपको। ट्रेडिंग जो है तृतीय क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप 3 होता है, जिसमें तृतीय क्रियाकलाप ट्रेडिंग है। इसको अर्थव्यवस्था के अनुसार सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके अंतर्गत इस सेवा क्षेत्र को 20वीं शताब्दी में आरंभ शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत आपका ट्रेडिंग आता है, यातायात, सर्वेक्षण, वित्त, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। आइए एक बार और बता देते हैं कि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। ये 20वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत ट्रेडिंग, व्यापार, यातायात, सर्वेक्षण, वित्त, पर्यटन, सत्कार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। ठीक है ना, ये रही तृतीय क्षेत्र। तो प्रथम और द्वितीय भी होगा। तो प्रथम का नाम प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र, इसके अंतर्गत आपका कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन आदि आते हैं।
ये तृतीयक और प्रथम हो गया, तो एक और होगा जिसको हम द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? द्वितीयक क्षेत्र के नाम से, ठीक है ना। इसके अंतर्गत विनिर्माण होता है। क्या होता है? इसके अंतर्गत विनिर्माण आता है। आई होप आप तीनों क्रियाकलाप के बारे में जान गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक पसीना को रोकने के लिए प्रिंकली हीट पाउडर में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? प्रिंकली हीट, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अत्यधिक पसीना को रोकने के लिए प्रिंकली हीट पाउडर में बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग ऊष्मा प्रतिरोधी कांच बनाने में हो रहा है। बोरिक अम्ल का रासायनिक नाम हम बता देते हैं आपको, H3BO3 है। बोरिक अम्ल का रासायनिक नाम H3BO3 है, ठीक है। यह पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु तथा पौधों आदि में न्यून मात्रा में उपस्थित रहता है, ठीक है। यह अनेक खनिज जलों अधिक मात्रा में विलीन रहता है। इसको बोरिक अम्ल को 1702 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम होमबर्ग है, इन्होंने सर्वप्रथम सुहागे पर गंधकाम्ल की क्रिया द्वारा निर्मित किया था, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि में निम्नलिखित में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि भूमंडलीय ताप की वृद्धि में तूफानों का पूछ रहा है कि किसकी संभावना कम होती है। तो बता देते हैं कि भूमंडलीय ताप की वृद्धि में तूफानों का बार बार होना, यानी ये बार बार होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। कृषि के लिए उर्वरक डेल्टा क्षेत्रों का क्षय होना, ठीक है। कृषि के लिए उर्वरक क्षेत्रों का क्षय होना, ध्रुवीय हिम क्षेत्रों के सिकुड़ना, समुद्र के स्तर में वृद्धि, कृषि के उपज में परिवर्तन, व्यापार मार्गों में संशोधन, प्रजातियों का विलोपन, अन्य बीमारियों आदि वृद्धि शामिल है। भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने से वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कोई संभावना नहीं होती है। तो इसमें पूछ रहा है किसकी संभावना नहीं होने कम होती है या नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, यानी वनस्पति जो है प्रकाश की दर में कमी होता है, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स लगाया है? फैट मीन्स होता है मोटा, टैक्स लगाया है। अब आपको बता देते हैं कि जंक फूड क्या होता है और फैट टैक्स, तो आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा केरल। केरल राज्य है जो अभी जंक फूड पे टैक्स लगाया है। कितना टैक्स लगाया है? तो 14.5% टैक्स लगाया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जंक फूड क्या होता है। वो होता है बर्गर, पिज्ज़ा, ठीक है ना। बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता, ये सब क्या है? जंक फूड है। इसी पे हमारा 14.5% फैट टैक्स लगा है। आपको बता देते हैं कि केरल जो है एक पहला राज्य है जो ये जंक फूड पर अथवा अन्य राज्य है कोई भी टैक्स नहीं लगाता है, ठीक है ना। आपको बता देते हैं कि विश्व के डेनमार्क और हंगरी देश में लागू है। ये टैक्स जो है विश्व के डेनमार्क और हंगरी में भी लागू है, बाकी कहीं नहीं लागू है। और हम अब बात आती है केरल की। केरल के बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। केरल में अभी हाल ही में एक योजना स्टार्ट किया गया है जिस योजना का नाम है तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग। तिरंगा रैपिड स्क्रीनिंग शुरू हुआ है।
इसका क्या मतलब है, तो ये है कि टोटल इंडिया रिमोट स्क्रीनिंग निरोग अभियान। इसका मतलब है कि वहाँ पे एक गाड़ी होगी जो रिमोट से चलेगी और मरीजों को स्क्रीनिंग करेगी, ठीक है ना। ये आपके अभी हाल ही में केरल में स्टार्ट हुआ है। तो केरल की बात आती है तो केरल के आपके केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। केरल के सीएम है पिनरई विजयन और केरल के आपके गवर्नर हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है ना। अब बात आती है फिर केरल की, तो केरल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि पेरियार, पक्षी विहार, शांत घाटी, फूलों की घाटी, ये सब फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। बाकी पेरियार, पक्षी विहार, शांत घाटी, ये सभी आपके केरल राज्य में अभयारण्य है, ठीक है ना। तो इतना क्वेश्चन आपको केरल के बारे में बता दिया। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जब भी आप पढ़ा करें, एक क्वेश्चन देखें, उसका सारे का आंसर के थ्रू आंसर निकालते जाएं। जैसे कि मैंने बताया केरल के आपको राजधानी बता दिया, सीएम बता दिया, गवर्नर बता दिया, वहाँ के पक्षी विहार, पेरियार, शांत घाटी, ये सब भी बता दिया। अभी हाल ही में वहाँ पे तिरंगा पहल का अभियान चालू हुआ है, वो भी बता दिया, ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन से हमें प्राप्त होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो क्वेश्चन वही है केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता है कि चंपारण में हुआ था। आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में इसे किया गया। यह पहला सत्याग्रह था, यह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। उनके साथ कौन कौन मौजूद थे, तो उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जानकी प्रसाद एवं ब्रिज किशोर आदि प्रमुख थे। अब ये चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया, तो इसमें आपको बता देते हैं कि किसानों को बरियाई से 3/20 भाग खेतों में, ज़बरदस्ती से 3/20 भाग खेतों में नील की खेती करने के लिए अंग्रेज उनको परेशान करते थे। इसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चंपारण में किया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH, आपको पता होगा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं आप लोगों को कि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना शुरू किया गया था। अब ये कहाँ किया गया था, कब किया गया था, बता देते हैं। हमारे अटल जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं, जो आज हमारे देश के बीच नहीं रहे हैं। इनके बारे में जितना कहें कम है। अभी आपको बताएं कि हमारे जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर, हम लोग सबके ऊपर हम थोड़ा एक अलग अलग वीडियो बनाकर लाऊंगा। आइए राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह परियोजना भारत के चारों महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ने के लिए शुभारंभ किया गया था, ठीक है ना। तथा 2012 ईस्वी में इसको 2001 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। ये जो हमारी है 2001 से स्टार्ट हुआ था और 2012 में जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। जिसकी शुभारंभ किसने किया था,
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, ठीक है ना। इस परियोजना में लगभग 6 अरब रुपए व्यय हुए थे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी है। एटॉमिक ऊर्जा नहीं है, हाइड्रो ऊर्जा नहीं है, वायु ऊर्जा नहीं है। इसका आंसर होगा थर्मल ऊर्जा। थर्मल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बारे में आइए थोड़ा सा आपको बात कर लेते हैं। भारत में 31 जनवरी 2015 के अंत तक कुल विद्युत क्षमता 31 जनवरी 2015 के अंत तक कुल विद्युत क्षमता जो थी वो 45 मेगावाट की थी, जिसमें तापीय ऊर्जा का योगदान 18,0361.89 यानी कुल 69.72%, जल विद्युत का 4867.43 यानी 15.8%, परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 5820 यानी 2.24% तथा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में 3162.14 मेगावाट यानी 12.5 थी। इसी प्रकार भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी थर्मल ऊर्जा यानी सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी रही, थर्मल ऊर्जा की रही। अभी सबका हमने एग्जैक्ट डाटा बताया था, जिसमें सबसे ज़्यादा 25,8701 मेगावाट किसकी है, इसकी है थर्मल ऊर्जा की, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्मल ऊर्जा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी हैं। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है। ये हम आई होप कि सबको इसका आंसर पता होगा। वो है गेहूँ, चावल, मक्का। वैसे है तो 4, जिसमें गन्ना छूट नहीं दिया गया है, 3 ही क्वेश्चन में पूछा है। तो ये 4 गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना है जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसल निम्न हैं, गेहूँ, चावल और मक्का। इसमें ठीक है ना, ये 3 वैश्विक स्तर पे है, लेकिन आपको बता देते हैं खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2004 के आंकड़े के अनुसार वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन करने वाली शीर्ष 4 फसलें निम्न हैं, ठीक है ना। 4 फसल ये निम्न है, जिसमें कौन कौन आती है। कृषि उत्पादन व्यक्तिगत फसलों के द्वारा मिलियन मीट्रिक टन में 2004 के आंकड़े हैं। गन्ना है, ठीक है ना, जो 2004 के आंकड़े के अनुसार 13.24 टन हुआ था। मक्का जो है 721 टन हुआ था। गेहूँ जो है 627 टन हुआ था। और चावल जो है 605 टन हुआ था। ये 2004 के आंकड़े के अनुसार है। ये आंकड़ा किसने दिया था, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गेहूँ, चावल और मक्का 2004 के आंकड़े के अनुसार है। इसमें गन्ना भी है जो नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें केरल के बारे में बताया था। तो आपको अभयारण्य के बारे में भी क्वेश्चन था, केरल आया था तो केरल के बारे में बताया था, केरल के बारे में अभयारण्य भी बता दिया था।
यहाँ पे देखिए अभ्यारण्य से क्वेश्चन भी आ गया है, तो इसलिए जब भी आप पढ़ें तो आप पूरा विधिवत उसको पढ़ा करें। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम बताते हैं आपको। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सी है, तो आपको बता देते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपके आसाम में है, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में एक उद्यान है। यह उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाला, यहाँ पे क्या मिलता है, एक सींग वाला गैंडा मिलता है। यानी गैंडा जो है इसकी एक ही ऐसा सींग है, ठीक है ना, एक सींग वाला गैंडा, जिसको भारतीय गैंडा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। विशेष रूप से प्रसिद्ध है गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि भारत के गुजरात राज्य में है। यह लगभग 1400, आपको बता देते हैं कि देखो अभ्यारण्य की बात आ गई तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, यह 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जंगल एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है हमारा गिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो गुजरात में है, यहाँ पे एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। आपको बता देते हैं कि 1936 में हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी आपके केरल राज्य में ही है। अब आपको बता आसाम में है। अब बात आती है आसाम की, तो आसाम के पहले आप राजधानी लिख लें। राजधानी जो है दिसपुर है। वहाँ के सीएम जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं, और वहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल आपके जगदीश मुखी जी हैं। तो इस क्वेश्चन से देखिए इतना आप लोग एक दूसरे से क्या करें, जोड़ के सॉल्व किया करें, तो इससे आपको क्या होगी, एक ही जगह ढेर सारे क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगी। और ऐसे आप बोल के लिखते जाओ, और प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाते जाना, जिससे आपको एक बार नोट्स बना लोगे दोबारा केवल देखना रहेगा, फटाक से याद हो जाएगी। तो आपसे हमारा यही अनुरोध है कि नोट्स बना लेना और वीडियो को आप लोग पॉज करके आंसर करो, ठीक है। फिर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि कितने आपके आंसर सही हुए थे। और आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को बजा लेना, लाइक करना ना भूलें। आपको एक और लास्ट में बता देते हैं कि आप अपनी प्रतिक्रिया जो भी हो, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए या फिर इसमें और क्या अच्छा किया जाए, जो भी प्रतिक्रिया हो अपनी, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ आपकी कमेंट की हमें इंतज़ार रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।